नमस्कार। एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज कौन कौन सी अहम खबर है। तो कुल मिलाकर जब से रविवार को दिल्ली में हिंसा हुई है तब से तमाम सुर्खियां जो है दिल्ली की वो हिंसा छाई हुई है और दिल्ली के जो हालात हैं उस पर ही सबकी नज़र बनी हुई है, क्योंकि बात यहाँ पर राजधानी की भी हो जाती है। आज हमने गुड मॉर्निंग इंडिया के शो में आपको जो तमाम खबरें दिखाई, जिस पर आपको पोल करने को कहा था और ये बताने को कहा था कि किन खबरों को आप विस्तार से देखना चाहते हैं, तो ज्यादातर खबरें जो है दिल्ली हिंसा से जुड़ी हुई हैं, जिसमें 58% लोग दिल्ली में इस वक्त इस हिंसा को लेकर जांच में क्या कुछ हो रहा है, एसआईटी का गठन हुआ है, उस पर खबरों को डिटेल में जानने की बात की है। इसके अलावा नफरती बयानों को लेकर एनडीए बीजेपी नेताओं के एनडीए के अंदर बीजेपी नेताओं ने जो बयान दिया उसको लेकर किस तरह की नाराजगी है, 17% लोगों ने वो जानने की बात की है और तमाम खबरें इससे जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली के हालात इस वक्त कैसे हैं। रविवार को दिल्ली में एक हिंसक माहौल पूरे देश ने देखा, बल्कि यूं कह सकते हैं राजधानी का मामला है तो पूरी दुनिया ने देखा। तब से लेकर अब तक हालात की अगर बात करें तो जो शुरुआत में हालात थे रविवार, सोमवार और मंगल तक रात तक बने हुए थे, उसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। यानी स्थिति जो है नियंत्रण में जरूर है लेकिन तनावपूर्ण है, यानी अभी पूरी तरह से कह नहीं सकते कि सामान्य हालात है। हालांकि धीरे धीरे दिल्ली जो है पटरी पर लौट रही है। मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। 39 लोगों की जान जा चुकी है, जो अभी तक आंकड़ा आया है उसके मुताबिक हम लगातार देख रहे हैं। साथ ही में 200 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अलग अलग अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। सबसे ज़्यादा जीटीबी अस्पताल में घायल भर्ती हैं। आज जो है ये आपको बता दें कि जो हिंसा प्रभावित इलाके थे दिल्ली के, वहां पर धारा 144 जो लगी हुई है उसमें कुछ ढील दी गई है, जो कि सुबह 4 बजे से 10 बजे तक थी और अब शाम 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक वो ढील रहेगी, ताकि लोगों को जो दिक्कत हो रही है घर से आने जाने में, ज़रूरी घर का सामान लाने में, उसमें कुछ उनको राहत हो सके, इसलिए ढील दी गई है। अब आपको ये बता दें कि पूरा ये मामला जो दिल्ली हिंसा का है उसमें जांच क्या क्या हुई है। यहाँ पर ये बता दें कि क्राइम ब्रांच की टीम इस पूरे मामले को दिल्ली पुलिस की देख रही है और एसआईटी का गठन किया गया है। 2 एसआईटी बनाई गई हैं, जिसमें कि एक का जिम्मा डीसीपी जॉय तिर्की को दिया गया है, दूसरे का जिम्मा डीसीपी राजेश देव को दिया गया है। इस पूरे मामले में अभी तक जो भी हिंसा हुई है दिल्ली में उसमें 48 एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही आपको बता दें जो 1000 से ज्यादा सीसीटीवी तस्वीरें हैं जहां पर ये हिंसा की तस्वीरें कैद हो सकती हैं, उसकी पुलिस इस वक्त जांच कर रही है। संदिग्धों से पूछताछ की गई है। 514 संदिग्धों से पूछताछ की गई है। इसके अलावा जो अभी ताजा खबर आई है, एसएन श्रीवास्तव, शायद अब सब कोई उनके नाम से वाकिफ होंगे, वो दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर, उनको बनाए जाने का ऐलान कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने उनके नियुक्ति पर मोहर लगा दी है। अमूल्य पटनायक जो दिल्ली के मौजूदा पुलिस कमिश्नर हैं वो कल रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह एसएन श्रीवास्तव लेंगे। एसएन श्रीवास्तव वही है जो कि स्पेशल पुलिस कमिश्नर, जिनको दिल्ली हिंसा के दौरान जो है नियुक्त किया गया था, क्योंकि हम जानते हैं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर दिल्ली हिंसा जो फैली हुई थी उसके दौरान नदारद रहे, कहीं भी वो नजर नहीं आए। पुलिस में अगर गश्त करते हुए नजर आए तो एसएन श्रीवास्तव, जिन्हें स्पेशल पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया, वो नजर आए थे। अब यहाँ पर हम ये भी बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा हिंसा जो है शिव विहार इलाके में दिल्ली में देखी गई थी और शिव विहार का माहौल जो है अभी भी हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पुलिस बल की संख्या जो है बेहद कम है और वहां पुलिस की तैनाती बढ़ाए जाने की बेहद आवश्यकता है। अलग अलग तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे कि सुबह से हमारे सहयोगी तमाम तस्वीरें आपके सामने लेके आए हैं और हमने बात करने की कोशिश की है। बार बार सवाल ये उठता रहा है कि हमारे सहयोगियों ने ऐसी भी खबर की है उत्तर पूर्वी दिल्ली से, जहां की जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं और जहां पर हिंदू रहते हैं, उन पर जब हमला हुआ तो मुसलमानों ने हिंदुओं की जान बचाई, ऐसे ही हिंदुओं ने मुसलमानों की जान बचाई। तो आपसी सौहार्द और भाईचारा अंदरूनी तौर पर एक साझा संस्कृति है, वो अभी भी कायम है। सवाल ये उठ रहा है कि वो लोग कौन थे जिन्होंने फिर ये दंगा भड़काया और दंगा किया।
इस तरह की बातें भी सामने आ रही है कि बहुत से लोग जो है वो दिल्ली के बाहर के लोग थे जो ट्रकों में भर के हथियारों से लैस जो है दिल्ली में आए थे, जिन्होंने इस हिंसा में बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि पुलिस सूत्र कह रही है कि स्थानीय लोगों की इसमें काफी हद तक भूमिका है। बहरहाल अब ये पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन हम तस्वीरें दिखाते हैं और हम ये आपको बता दें कि दिल्ली का जो करावल नगर है वहां से परिमल कुमार ने आज हमको जो रिपोर्ट किया उसमें वो तस्वीरें दिखाई जो दिल्ली की हिंसा की तस्वीरें बयां करती है। जली हुई गाड़ियां सड़कों पर अभी भी पड़ी हुई हैं। करावल नगर ये वही जगह है जहां लोगों को जो है रोक रोक कर पूछा जा रहा था हिंसा के दौरान कि आपकी पहचान क्या है। हमारे सहयोगी भी उसका कहीं ना कहीं उस दौरान लोगों से मुखातिब हुए थे। आइए सुनते परिमल को। नगर चौक पर हैं और ये कुछ गाड़ियों के निशान आपको दिखेंगे, लेकिन भयावह मंजर इसके आगे है जहाँ पे मानो सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और ये गाड़ियां अब भी सड़कों पर मौजूद हैं, लेकिन आवाजाही चल रही है जैसे वैसे सड़कों के बीच से और अगल बगल से जहाँ से रास्ते मिल रहे हैं। इस तरीके से गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है। वो तांडव, वो मंजर का गवाह मैं खुद भी हूँ, क्योंकि इस रास्ते से गुजरना हुआ था जहाँ पे जगह जगह गाड़ियां जली हुई थी। आई कार्ड मांगा जा रहा था, आपकी पहचान बताने को कहा जा रहा था और इस तरीके से सिर्फ एक ही जगह पे नहीं, फिलहाल हम करावल नगर चौक पर जरूर हैं, लेकिन कुछ ऐसा ही मंजर तमाम पूरी सड़क पे था। और आज भी यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी कम से कम अच्छी खासी तादाद जो है गाड़ियों की, जो यहाँ से गुजर रहे लोग थे, जो हिंसा के शिकार हुए, जो लोग यहाँ पे लाठी डंडे रॉड लिए हुए खड़े थे, जो आगजनी को अंजाम दे रहे थे, उन्होंने इसको अंजाम दिया है। और किस तरीके से अंजाम दिया है वो भयावह मंजर अब भी यहाँ पे बरकरार है, वो तस्वीर यहाँ पे अब भी डराती है। और ये चीजें इस पहुंचाना बहुत जरूरी था। अब हालात थोड़े से सुधरे हैं तो जगह जगह जाने की जो छूट है या फिर स्थिति उस तरह की इसलिए जाके पहुंचा रहे हैं और तस्वीर आप तक पहुंचाना जरूरी भी है। तो करावल नगर चौक पे देखिए कितनी गाड़ियां एक जगह पे फूकी पड़ी हैं, लेकिन इस 3 किलोमीटर के दायरे में जगह जगह इसी तरीके का मंजर है जहाँ पे तमाम गाड़ियां जो है आपको फूकी हुई नजर आएंगी। कहीं पे ऑटो है, कहीं पे कार है, कहीं पे रिक्शा है। जहां जहां पे जिसको टारगेट करना बना उसको टारगेट किया गया। और इस 3 किलोमीटर के स्ट्रेच में सोमवार की रात में एक भी पुलिस वाला नहीं था। मैंने अपने ब्लॉग में इसी रोड का जिक्र किया है जिसमें मैंने कहा है कि हमारी गाड़ी को भी निशाना बनाया गया, हमारी गाड़ी के भी शीशे तोड़े गए, हमसे पहचान मांगी गई और पहचान में इसलिए मांगी गई कि पहचान में अगर फिट नहीं बैठते तो शायद अनफिट कर दिए जाते। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का भयावह मंजर रहा होगा, जिसकी आप बीती मैंने खुद भी बताई है। लेकिन आज उस जगह से मौजूद होकर वो तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से तांडव मचाया गया और तांडव मचाने के दौरान पुलिस वाले उस वक्त यहाँ मौजूद नहीं थे। हालांकि अब स्थिति सामान्य है। तो यहाँ पर आपने परिमल कुमार को सुना जो साफ तौर पर बता रहे हैं ये अब करावल नगर उस जगह पे गए हैं जहां वो पहले भी रिपोर्ट करने गए थे, लेकिन अब हालात क्योंकि यहाँ पर अब सामान्य हुए हैं तब तस्वीर यहाँ पर खुलकर सामने आ रही है। जो गाड़ियां यहाँ पर जली हुई देख रहे हैं उससे अंदाजा लग सकता है कि यहाँ मंजर कैसा रहा होगा। आपको हम कोशिश करेंगे कि परिमल की एक और रिपोर्ट दिखाएं जिसमें कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये हिंसा जो फैली थी वो उत्तर प्रदेश की सीमा और उत्तर प्रदेश में भी ना फैल जाए, इसके चलते सीमाओं को वहां पर सील कर दिया गया है। आइए आपको सुनाते हैं परिमल की एक और रिपोर्ट, वो भी देखिए। दिल्ली दंगे की आग यूपी तक नहीं पहुंचे, इसके मद्देनजर यूपी की तरफ से ये बॉर्डर सील किया गया है और इसके बाद यूपी की सीमा शुरू हो जाती है, उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो जाती है। उसको दिखाने से पहले जहाँ पे प्रवेश निषेध लिखा हुआ है, नो एंट्री लिखा हुआ है, कुछ ऑटो वाले हैं उनसे बात करते हैं। अभी तो बॉर्डर सील है। हाँ जी सर। पहले कहाँ से कहाँ तक चलते थे? पहले सर पूजा कॉलोनी तक जाते थे। पूजा कॉलोनी से खजूरी चौक तक? हाँ जी, खजूरी चौक तक। अब यहाँ से खजूरी चौक? यहाँ से खजूरी तक जा रहा है। अच्छा, यहाँ से पूजा की दूरी कितनी है? पूजा कॉलोनी पूजा से सर 7-8 किलोमीटर है यहाँ से भी। यहाँ 7-8 किलोमीटर। तो रोजी रोटी पर आप लोग की भी असर पड़ा होगा? सर हम तो आज पहली बार गाड़ी चलाने आए 4 दिन से। क्या करें, बहुत परेशान थे दंगे की वजह से, गाड़ी लोग जला रहे थे, क्या करा जाए। आप लोग की परेशानी कितनी बड़ी है सर? बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा। मतलब आने जाने में, ऑफिस आने जाने में दिक्कत कोई गाड़ी वाली सवारी कुछ नहीं मिलता। परेशानी हो रही है पूछो मत। 4-5 दिन में दंगा इतना हो गया, इतनी परेशानी नहीं पूछो मत। आज ड्यूटी नहीं कर पा रहा। ये आम आदमी का रोना है, आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ में है आम आदमी। चलिए, कितनी तकलीफ है आम आदमी, ये आपने देखा परिमल की रिपोर्ट। इस वक्त हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला दिखा रहे हैं शिव विहार का हाल, स्कूलों तक को निशाना बनाया गया, वो भी सुनिए। बंद रहे और पुलिस कितने दिन बाद आई? 1 दिन बाद।
2 दिन बाद आई है पुलिस 2 दिन बाद आई। 2 दिन बाद आई पुलिस, बिल्कुल कोई नहीं था, कोई प्रशासन नहीं थे यहाँ पर। इतना बुरा हाल हो गया था कि हमने सोचा भी नहीं कि कभी ऐसी हमारे पे बीतेगी और ऐसा होगा करके। पूरे स्कूल को तहल पहल कर दिया है। बच्चों का भविष्य तक नहीं देखा किसी ने कि बच्चों का भविष्य कैसे चल रहा है। बच्चों का भविष्य चल रहा था, इससे बच्चे पढ़ तो रहे हैं, किसी ने नहीं सोचा कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा करके। ये मनोज बता रहे हैं कि उस रोज क्या देखा है। सोमवार की बात है सर। अब पुलिस यहाँ बुधवार को पहुंची है। बुधवार को पहुंची है सर। आप समझिए कि देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर, स्कूल जलाया जाता है और उसको दंगाई अड्डा बना लेते हैं और पुलिस 2 दिन तक नहीं पहुंचती है। और वो दिन जब विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप यहाँ मौजूद था। तो समझिए कि किस हाल में थी देश की राजधानी, जिसे नाम में दिल है लेकिन पुलिस यहाँ पर नहीं थी। और इस पूरे स्कूल को 24 घंटे तक आतंकियों ने अपना अड्डा बनाकर रखा है। पुलिस 2 दिन बाद यहाँ पहुंची। समझिए कि पुलिस की कितनी बड़ी नाकामी है कि देश की राजधानी में ये सब उनके नाक के नीचे होता रहा, स्कूलों पर कब्जा रहा, इन दंगाइयों का, आतंकियों का, और इन स्कूलों को अड्डा बनाया गया। इससे खराब और बुरी तस्वीर नहीं हो सकती। और ये देश की राजधानी की तस्वीर है, ये देश की उस राजधानी की तस्वीर है जिसके नाम में दिल है, दिल्ली। तो यहाँ पर आपने सौरभ शुक्ला को भी सुना, तो साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि शिव विहार के इलाके के स्कूल की ये तस्वीर आपने देखी कि किस तरह से दंगाई जो है उन्होंने स्कूलों तक नहीं छोड़ा। स्कूलों में कॉपी किताबें जो डेस्क थे उनको तोड़फोड़, उनको जला दिया है। और यहाँ पर जो गार्ड को आपने देखा वो रो रहा था कि यहाँ ये तमाम चीज़ें होती रही लेकिन पुलिस नदारद थी। और अब जाके पुलिस, हालांकि सुबह परिमल ने रिपोर्ट किया कि शिव विहार में अभी भी पुलिस की मौजूदगी कम है। यहाँ पर एक और सौरभ ने, क्योंकि कल ब्रह्मपुरी इलाके में भी गए थे, वहाँ के स्कूल का हाल भी दिखाने की कोशिश की है। एक बार उस तस्वीर पर भी नजर डालते हैं। इस दंगे में दोनों समुदाय के लोग शामिल पढ़ के जला दिया। यहाँ पर लगभग 3000 बच्चे पढ़ते हैं और हम उसके ऑफिस में खड़े हैं। हमारे साथ यहाँ पर काम करने वाली यहाँ की टीचर और ऑफिस का पूरा देखभाल करने वाली मैम है। मैम का से जानते हैं उस रोज क्या हुआ था और ये सब परसों हुआ जिस दंगे हुए। और आप देखिए इस वक्त पूरा ये जो फी काउंटर है यहाँ का, इसको पूरा आग के हवाले कर दिया गया। यहाँ पर भीड़ आ गई थी, तोड़फोड़ की गई, उसके बाद पूरा का पूरा स्कूल की बिल्डिंग को जला दिया गया है। रिकॉर्ड जलाए गए हैं, पूरी की पूरी बच्चों की किताबें जल के राख हो गई हैं। कंप्यूटर लैब है, देखिए जिस कंप्यूटर पर लोग सीख के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, बच्चे जहाँ पढ़ाया जाता है, उसको भी दंगाइयों ने नहीं बख्शा। ये देखिए, आप देखिए ये किताबें सारी जली पड़ी हुई हैं। और ये देखिए ये रिकॉर्ड रूम है, यहाँ बच्चों की आंसर शीट्स हैं। ये देखिए पूरा का पूरा ये तस्वीरों में देखिए से लेके आज तक 2020 तक का रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे सभी कुछ मौजूद अलमारी में था, जो एक एक करके सर निकाला गया है। तो यहाँ पर आपने सुना कि जितने रिकॉर्ड्स थे, बच्चों की किताबें थी, सब कुछ यहाँ पर तहस नहस हो गया और जला दिया गया है। हम तमाम आज आपको अलग अलग रिपोर्टर्स की जो रिपोर्ट्स हैं उसके ज़रिए वहाँ के हालात बयां करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप वाकिफ़ हो सकें कि दिल्ली में उस वक्त जब ये खौफजदा माहौल बना हुआ था हुआ क्या। शिव विहार की ही हमने बात की। शिव विहार में ज़्यादा तबाही देखने को मिली है और यहाँ पर से लोग जो है इंदिरा विहार के इलाके में आए, वहाँ पर रेस्क्यू कैंप बनाए गए हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि रेस्क्यू कैंप दिल्ली राजधानी में बनाने पड़ेंगे। विमल कुमार भी हमारे पहुंचे हैं इंदिरा विहार इलाके में, वहाँ किस तरह से लोग अपनी जान बचाकर पहुंचे और लोगों ने उनकी कैसे मदद की। एक बार विमल को भी हम यहाँ पर आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? इंदिरा विहार चमनपारा के इलाके का नाम ये। और यहाँ पर एक क्या कहते हैं रेस्क्यू कैंप हम लोगों ने बनाया है। जो लोग वहाँ से प्लान करके आए हैं शिव विहार से, जिन लोगों के घरों में आग वगैरह लगा दी गई है, तो उन लोगों को रहने सहने का आसरा नहीं था, किसी प्रकार का भी कोई उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। उन लोगों को यहाँ के कॉलोनी के लोग वहाँ से बुला करके यहाँ पर लाए हैं। नफीस भाई हैं जिन्होंने रेस्क्यू कैंप में अपने घर में रेस्क्यू कैंप बनाया। जी जी सर, ये क्या है ये बताइए सर। ये लोग जैसे सर वहाँ से बच्चे बेटियाँ ये वहाँ से बिलबिलाती पाए, तो समाज के इन लोगों ने इनको सबको इकट्ठा करके शुरू से अपने घर में रखना चालू कर दिया है। बहुत परेशान है, हमारे घर जला था, आग लगा दी हमारे घरों में। हमारे सब मान जेवर दोस्त दिन होते शादी करते, बेटी शादी करते, बर्बाद हो रहे, पैसा मत जरो तो बर्बाद हो रहा। हमारे आदमी को पैसा कराता है, कैसे फेंक दिया आपको? हस्बैंड के ऊपर, लड़की के ऊपर, ये दोनों और बनना बढ़ती है। हमारी सारी जब दुकानें 3 थी वो सारी जला दी और हम किसी के काबिल नहीं रहे। हम सब
ये कितने दिन का बच्चा है? 27 दिन का। तो आप किस इलाके में रहती थी? यहाँ सिर्फ बिहार में। बिहार से 27 दिन का बच्चे को लेके आई हैं? जी, हम अपने बच्चे को जान बचा के पता नहीं कैसे कैसे आए हैं। बड़ी मुसीबत है, यहाँ से छोटे बच्चे को लेके अब कहाँ जाए, कितनी तो दूध वगैरह दवाई वगैरह कैसे मिल रही है? यहाँ भी हेल्प कर रहे हैं हमारे। मेरा नाम नूर है। क्या हुआ उसमें? मैं कैसे 21 नंबर गली में रहती हूँ। बाहर हमारा सब सारे हमारा आदमी बाहर गली में खड़े हुए थे। उस टाइम कुछ लोग उधर से आए, स्कूल की तरफ से, डीएसपी स्कूल की तरफ से आए। वे लोग कहने लगे तुम अंदर चले जाओ, हम तुम्हारी सेफ्टी के लिए खड़े हैं। हमारे लोग कहने लगे अगर हाथ जोड़ ले भाई, हम अपनी सेफ्टी अपना आप कर लेंगे अपने गली की, तुम चले जाओ। वे लोग कहने लगे कोई बात नहीं, हम खड़े हैं। तो आग लगा दी, उसने जाली तोड़ी, गेट तोड़े, उनके सब घुस गए। गेट सिलेंडर उठा के ऊपर पटक दिया, जो बम से फट रहा था। बेइंतहा दर्द की दास्तान। तो यहाँ पर आपने देखा कि विमल की इस रिपोर्ट को, जो कि शिव विहार इलाके से लोग पहुंचे इंदिरा विहार, वहां पर लोगों ने जो उस इलाके में रह रहे थे किस तरह से उन लोगों की मदद की और अपने घरों को रेस्क्यू कैंप में तब्दील कर दिया। इस दौरान हमने ये भी देखा है कि रवीश रंजन शुक्ला हमारे सहयोगी ने ये भी रिपोर्ट किया है कि किस तरह से जीटीबी अस्पताल में जो शव हैं, लोग अपनों की पहचान करने के लिए अपने लोगों को ढूंढने के लिए आ रहे हैं, और जो लोग पहचान भी ले गए हैं अपने रिश्तेदार जिनके मौत हुई है, उनको वहां पर अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। इस बात का उनको इंतजार हो रहा है कि पुलिस ये कार्रवाई जल्दी से जल्दी निपटाए, ताकि उन लोगों का जो अंतिम संस्कार है, जो जिस धर्म का है उसके मुताबिक उसका अंतिम संस्कार जल्द से जल्द कर देना चाहते हैं। लोग यहाँ पर परेशान हैं क्योंकि यहाँ पर जो घायलों की संख्या है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और अस्पताल प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई एक घायलों की लिस्ट भी नहीं तैयार की गई है कि अगर कोई अपना कोई परिवार का सदस्य आता है तो उस लिस्ट को देख के उसको ढूंढ सकता है कि वो वहाँ पर है या नहीं है। तो बदइंतजामी का आलम ये है। और पोस्टमार्टम में जो शवों के पोस्टमार्टम की उसमें भी काफ़ी देरी हो रही है, जिसमें दिल्ली पुलिस पर जो पहले ही सवालों के घेरे में रही है उस पर भी कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि लोग वैसे ही परेशान हैं तो क्यों नहीं इन प्रक्रियाओं को, इन कार्रवाइयों को जल्दी से जल्दी निपटा दिया जाए। दिल्ली हिंसा में एक वीडियो और एक नाम काफ़ी ज़्यादा आया था, और वो नाम है आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद, जिनको सूत्र बता रहे हैं कि अब पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, उनकी प्राथमिक सदस्यता को छीन लिया गया है। उनका नाम है ताहिर हुसैन। उन पर बार बार ये आरोप लग रहा है, एक वीडियो आया था कि वो एक जो दंगाई लोग हैं उसके बीच में वो नज़र आए हैं, और वो कहीं ना कहीं आईबी के जो कर्मी हैं, जूनियर ऑफिसर थे अंकित शर्मा, उनकी हत्या में उनका आरोप उन पर लग रहा है, और उनके खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है, और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भी हत्या और आगजनी और हिंसा फैलाने का मामला दर्ज किया गया है। आपको ये दिखाते हैं कि वो आम आदमी के जो पार्षद ताहिर हुसैन, वो बता रहे हैं कि मैं पीड़ित हूँ, अपनी सफाई में बहुत कुछ कह रहे हैं, वो भी आपको सुनाएंगे हम। ये वो वीडियो है जो कि छत पर दंगाई नजर आ रहे हैं, बताई जा रही है, और नीचे जमा भीड़ पर पत्थर और बम फेंके जा रहे हैं। एक अन्य वीडियो में हुसैन खुद आपको हम दिखाते हैं। ये हैं अंकित शर्मा, हत्या के आरोप में जिनकी हत्या हो गई थी, और माना जा रहा है इन्हीं की हत्या के संबंध में उन पर केस भी दर्ज हुआ है। उनके परिवार को भी सुनते हैं हम। ये मेरा बेटा फोन लाया, मम्मी तुम मर जाएगी। ये उनकी माँ है, और रो रो के उनका बुरा हाल है। ताहिर हुसैन कह रहे हैं उनका इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है। ताहिर हुसैन जो दावा कर रहे हैं वो भी सुनाते हैं। मुताबिक जब दंगे भड़के तो दंगाई उनके घर में भी घुस आए। बिल्कुल मैं ही हूँ, मेरे हाथ में डंडा है, मैं यहाँ से लोगों को नीचे उतार रहा हूँ। देखिए वो नीचे चला गया, दरवाजा तोड़ के लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। लगातार मैं फोन पे 100 नंबर से भी जो है फोन कर रहा हूँ, सबसे पुलिस से मदद मांग रहा हूँ। दंगाई दंगा सड़कों पर कर रहे हैं, और लगातार पुलिस को कॉल करने के बाद भी, 100 नंबर पर कॉल करने के बाद भी, तमाम एसएचओ साहब को थाने में संपर्क करने के बाद भी अभी तक यहाँ कोई पुलिस फोर्स नहीं पहुंची है। उन्होंने तो यहाँ पर आपने सुना ताहिर हुसैन अपने आप को पीड़ित बता रहे हैं, और उन्होंने ये स्वीकार किया है कि जो वीडियो है वो उनका है, जिसमें कि पत्थरबाजी और डंडा जो है होते हुए दिख रहा है। बहरहाल पुलिस इस अब पूरे मामले की जांच करेगी, और जो ताज़ा रिपोर्ट इस वक्त हमारे सहयोगी दे रहे हैं वो भी हम आपको बता दें, क्योंकि एसआईटी इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो ताहिर हुसैन के घर पर पहुंच गई है। डीसीपी क्राइम
जॉय तिर्की सहित टीम के लोग, फॉरेंसिक टीम भी उनके घर पर पहुंच गई है। ये ताज़ा खबर इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर बार बार ये सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी ने निलंबित कर दिया है अपने पार्षद को, लेकिन कपिल मिश्रा जो नफरती बयान कपिल मिश्रा ने दिए थे, उनके खिलाफ अब तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। वो भी तब जबकि पुलिस की मौजूदगी में उन्होंने बयान दिया था और जिसके बाद उन पर आरोप है कि हिंसा दिल्ली में फैल गई थी। आपको ये भी हम दिखाते हैं कि हमारे सहयोगी जब पहुंचे श्रीनिवासन जैन, और उन्होंने डीसीपी नॉर्थ ईस्ट वेद प्रकाश सूर्य से इस बारे में सवाल पूछा कपिल मिश्रा के नफरती बयानों को लेकर उनके खिलाफ अब तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई या क्या कार्रवाई हुई। ये वही डीसीपी हैं जो उस वक्त मौजूद थे जब कपिल मिश्रा ने अपना विवादास्पद बयान दिया। वो हम आपको सुनाते हैं कि उसमें उन्होंने क्या कहा। नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए, क्या उनकी भी गिरफ्तारियां होंगी, ये एक सवाल लोग जानना चाहते हैं। हम लोग जो है आपको बता रहे हैं कि एक्शन पुलिस अपनी तरफ से एक्शन ले रही है। ओके। और लगातार हम लोग जो है यहाँ पर इलाके में लोगों को जैसा आपने देखा है, अभी लगातार हम सिचुएशन को नॉर्मल लाने में कोशिश कर रहे हैं। ओके, ठीक। क्योंकि एक सवाल ये था, अच्छा तो यहाँ पर आपने सुना कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे एक रटी रटाई भाषा जो है अक्सर पुलिस बोलती है, हम जांच कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये बयानबाजी के बावजूद क्यों नहीं कपिल मिश्रा के खिलाफ कोई जो है अभी तक कार्रवाई हुई, ये अभी भी सवाल है। क्योंकि हमने देखा था चुनावों के दौरान जिस तरह की भड़काऊ भाषा उस दौरान भी उन्होंने बोली थी, जिस पर कि चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ सब कार्रवाई की थी, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये भी हम आपको बता दें कि ये सवाल जो है विपक्ष भी पूछ रहा है, आम जनता भी पूछ रही है, साथ ही साथ शिवसेना ने आज बहुत ही तीखा हमला बोला है केंद्र सरकार पर और देश के गृह मंत्री पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। और ये सवाल हमने देखा था कि इससे पहले सोनिया गांधी भी खड़े कर चुकी हैं कि जब देश में हिंसा, माफ कीजिएगा, जब दिल्ली में हिंसा हो रही थी तब जो है गृह मंत्री कहाँ थे, क्योंकि गृह मंत्रालय की ये जिम्मेदारी है कि जो कुछ हो रहा है वो उनकी जिम्मेदारी बनती है, उस पर कोई जवाबदेही दे। आपको ये दिखाते हैं कि सामना में आज गृह मंत्री से तीखे सवाल पूछे गए हैं और यहाँ पर जो सवाल और कई बातें जो इस सामना में शिवसेना के अखबार में कही गई है वो आपको बताते हैं। इसमें ये कहा गया है कि जब दिल्ली जल रही थी गृह मंत्री कहाँ थे, अमित शाह कहाँ पर थे, दंगों के वक्त आधा मंत्रिमंडल अहमदाबाद में था, हम जानते हैं ट्रंप आए हुए थे उस दौरान, ये सवाल उन्होंने पूछा है। उन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप को नमस्ते नमस्ते साहब कर रहे थे, 3 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने शांति रखने का आह्वान किया। तो हिंसा हो रही थी लेकिन बावजूद उसके 69 आवर्स यानी इतने घंटों बाद जाके प्रधानमंत्री की शांति की अपील का वो भी एक ट्वीट आता है। ये भी एक तंज यहाँ पर किया है शिवसेना ने, प्रधानमंत्री पर भी हमला बोला है, उन्होंने एनएसए पे भी हमला बोला है। उन्होंने बोला है कि 4 दिन बाद जाकर एनएसए अजीत डोभाल जो है दिल्ली की सड़कों पर लोगों के बीच में पहुंचे हैं। इससे सब कुछ क्या होगा, जो नुकसान होना था वो पहले ही हो चुका है। देश को मजबूत गृह मंत्री मिला है लेकिन वो दिखे नहीं। बार बार सवाल ये उठ रहा है कि जब चुनाव प्रचार के दौरान देश के गृह मंत्री दिल्ली के चुनाव में दर दर जा सकते हैं, पैम्फलेट बांट सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, दिल्ली में इतनी बड़ी घटना घट जाती है, गृह मंत्री गायब है, वो अब क्यों नहीं दिल्ली की सड़कों में दिल्ली वासियों से मिले हैं। जब वो वोट मांगने के लिए जा सकते हैं तो उन पीड़ित परिवारों से, पीड़ित इलाकों में क्यों नहीं जा सकते मिलने के लिए, और इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है। शिवसेना ने यह भी कहा है कि विपक्ष सवाल उठाएगा तो क्या उन्हें देशद्रोही ठहराया जाएगा। 24 घंटे में जस्टिस मुरलीधर के तबादले का आदेश निकल गया। सरकार ने न्यायालय द्वारा व्यक्त सत्य को मार दिया। शाहीन बाग का मामला भी सरकार खत्म नहीं कर सकी। भड़काऊ भाषण ही राजनीति में निवेश बन गए हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं ने जो नफरती बयान दिया उस पर भी तंज कसा है। और साथ ही यहाँ पर यह कहा है कि
अर्थव्यवस्था धराशायी, लेकिन भड़काऊ भाषण का बाजार गर्म। तो तीखा हमला यहां पर शिवसेना के द्वारा आज सामना में किया गया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्षी पार्टियां ही सवाल उठा रही हैं। जिस तरह के भाषणबाजी बीजेपी नेताओं के द्वारा हमने देखा, अनुराग ठाकुर को सुना था, प्रवेश वर्मा को सुना था, और हाल ही में कपिल मिश्रा को सभी अब जानते हैं जिस तरह के भाषण उन्होंने दिए, उसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी जो है एनडीए के अंदर भी है। यही एक कारण है कि एलजेपी के नेता है चिराग पासवान, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे नेताओं के खिलाफ न सिर्फ राजनीतिक कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। अकाली दल भी नाराज है, नरेश गुजराल ने भी अपनी निराशा जताई है। सुनाते हैं आपको चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं जो समय समय पर रह के इस तरीके के बयान दे रहे थे और उसके बाद हिंसा भड़की। कुछ समय पहले दिल्ली चुनाव के दौरान हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से अनुराग ठाकुर जी का बयान आया कि गद्दारों को गोली मारो, उसके बाद गोली चली, वो एक चिंता का विषय था। पर उसके बावजूद किसी पे कार्रवाई होते हुए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जरूर हम लोगों ने कार्रवाई होते हुए देखा, प्रवेश वर्मा हो या अनुराग ठाकुर हो, उनके ऊपर बैन लगा, बट दिल्ली पुलिस की तरफ से हम लोगों ने ऐसा होते हुए नहीं देखा। और अब रिसेंट वाकया जहाँ पे कपिल मिश्रा पुलिस की मौजूदगी में ही पुलिस वालों को इन अ वे धमका रहे हैं कि अगर कि ट्रम्प के जाने के बाद हम लोग देखेंगे, आप लोगों की भी हम लोग नहीं सुनेंगे और उसके बाद हम लोग को जो करना होगा हम लोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं जब इस तरीके के बयान नेता देते हैं और एक नेता का बोला हुआ एक शब्द कई लोगों को सही या गलत वे में प्रभावित करता है। तो यहाँ पर आपने ये भी सुना, ये अपनी सहयोगी पार्टी है, एनडीए के ही एक दल है, घटक दल हैं, और एलजेपी के नेता हैं, वो सवाल खड़े कर रहे हैं। और सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है कि वो नेता कपिल मिश्रा, जो कि ना तो विधायक है, ना सांसद है, ना कोई मंत्री है, ना केंद्र में है, ना किसी राज्य सरकार में, कहीं नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये बार बार सवाल उठ रहा है। और हम ये जानते हैं कि राजधानी में जो कुछ घटनाएं घटी, उस पर नजर जो है सिर्फ देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है। अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पर हम यूएन की अगर बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें, तो उनके प्रवक्ता का जो एक बयान आया है वो हम आपको सुना देते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि यूएन महासचिव जो है गांधी के विचारों से काफ़ी प्रभावित रहे हैं और गांधी के विचारों को आज के वक्त में सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। वो हम बयान आपको दिखाते हैं कि यूएन प्रवक्ता ने जब उनसे दिल्ली की हिंसा को लेकर सवाल पूछा गया तब उन्होंने क्या जवाब दिया। यानी आप सोचिए अंतर्राष्ट्रीय माहौल में, यानी अंतर्राष्ट्रीय जगत में किस तरह भारत की छवि इस वक्त धूमिल हो रही है, खराब हो रही है, उसका अंदाजा इस बात से भी लगता है। आपको वो बयान सुनाते हैं। Stefan, on the violence in New Delhi, the Secretary General has asked for restraint and Prime Minister Modi has also appealed for peace and brotherhood, and he's taking stock of the situation. Going forward, the government authorities are also involved there. So, any message? Sure. I mean, you know, as we've said, the Secretary General has been following the situation in India concerning the violence closely, and is saddened by the reports of deaths that we've seen over the past few days in New Delhi. And again reiterates, as he's done other places, his calls for maximum restraint and for violence to be avoided. I think throughout his life, the Secretary General has been deeply inspired by the teachings of Mahatma Gandhi. And today, the spirit of Gandhi is needed more than ever, and it is essential to create conditions for true community reconciliation. तो यहाँ पर आपने सुना यूएन के प्रवक्ता जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि दिल्ली में जो हिंसा हुई, जो लोगों की जान गई, उस पर हमारी भी नज़र है। और जिस तरह के यूएन महासचिव जो हैं वो जो है गांधी के विचारों को मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि गांधी के जो विचार है उसकी आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप ये देखिए कि दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उसकी जवाबदेही के लिए अब शायद जो है देश के गृह मंत्री को भी आगे आना चाहिए। आज वो उड़ीसा के दौरे पे होंगे, एक मीटिंग में उनका हिस्सा लेना है, साथ ही सीएए के समर्थन में एक रैली भी करनी है। लेकिन अगर उनके पास थोड़ा वक्त हो तो दिल्ली की जनता से भी मिलना चाहिए। जब वो चुनाव प्रचार के दौरान मिले हैं तो उम्मीद करते हैं कि हिंसा से प्रभावित लोग, आज जब सबसे ज़्यादा मरहम लगाने की ज़रूरत है तो देश के गृह मंत्री को उन लोगों के बीच होना चाहिए। बहरहाल यहाँ पर प्रधानमंत्री से भी सवाल इसलिए है क्योंकि सिर्फ एक ट्वीट भर कर देने से कार्रवाई खत्म नहीं हो जाती और सवाल जवाब और जिम्मेदारी जो है उससे पीछे छूटा नहीं जा सकता है।
तो ये थी दिल्ली और तमाम उससे जुड़ी हुई खबरें, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबरें हैं। इस वक्त राजधानी का जो माहौल बना हुआ है, इस पर कई सवाल जवाब उठ रहे हैं, जिसको हमने डिटेल में साथ ही रिपोर्टर्स की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पेश करने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आज का सेगमेंट थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन आपको पसंद आया होगा और दिल्ली में क्या कुछ घट रहा है उससे आपको हमने मुखातिब करने की कोशिश की। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।